Okay, so hello and a very good evening everyone. Today is 13th of May 2026 एंड आज के जो इन्फोग्राफिक एनालिसिस है इसमें मैंने टोटल 14 टॉपिक्स लिया है. सो एक एक करके हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर content, and as well as I would like you to like share this channel and this initiative ताकि हम लोग मैक्सिमम रीच आउट कर सके थ्रू आउट द एस्पायरेंट, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू NSAP. सो NSAP का मतलब क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. ओके. सो ये जो NSAP प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 1995 में, राइट. सो इट वाज लॉन्च इन 1995 एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आप देखो यहाँ पे. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सोशल असिस्टेंस, राइट. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सोशल असिस्टेंस टू दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. स्पेशली अगर आप देखो जो एल्डरली वीमेन है, विडोज़ है, डिसेबल पर्सनस हैं, जो दिव्यांगजन हैं, बीरी फैमिलीज़ हैं जो अपने लव्ड एंड मतलब नियर एंड डियर वंस को खो चुके हैं. ठीक है. ऐसे फैमिलीज़ जिसमें ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी हो, दोनों मैच होना चाहिए, तभी ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम उनके लिए है. ठीक है. सो पहली चीज़ है ये जो प्रोग्राम है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इसका मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट मिलके इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. यूजुअली क्या होता है, सेंटर स्टेट में आप देखोगे 60:40 का शेयर होता है. ठीक है. और स्पेशल स्टेट जो होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिली स्टेट्स, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में 100% दिया जाता है. बाकी अगर आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिली स्टेट्स है, ठीक है, उसमें 90:10 रेशियो होता है. मतलब सेंटर का शेयर कितना होता है? 90% होता है और स्टेट का होता है 10%. ठीक है. सो स्पेशल स्टेट का 90:10 रेशियो होता है और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 100%. ठीक है. इसका मतलब आप समझ चुके हो कि अगर कोई सपोज मान लीजिए किसी प्रोग्राम का कॉस्ट कितना है, जैसे 100 रुपीज़ है. ठीक है. मान लीजिए किसी प्रोग्राम का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो सेंटर क्या करेगा? 60 रुपी प्रोवाइड करेगा और बाकी जो 40 रुपीज़ होगा इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स. ओके. सो इसका मतलब वही होता है. वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में देखेंगे तो सेंटर क्या करेगा? 90% जो है टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 90% सेंटर बियर करेगा और बाकी 10% स्टेट को देना पड़ेगा. और बाकी अगर यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो 100% कम्प्लीटली सेंटर बियर करेगा. ठीक है. और दूसरा चीज़ यहाँ पे नेशनल जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो ये जो पब्लिक असिस्टेंस या जो सोशल असिस्टेंस है ये किस लिए लाया गया था? ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है लाया गया था टू फुलफिल द आर्टिकल 41. ठीक है. सो DPSP में डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 41 में पब्लिक असिस्टेंस से रिलेटेड मतलब सरकार को कुछ नियम बनाना चाहिए या कोई प्रोग्राम्स लाने चाहिए फॉर पब्लिक असिस्टेंस, और इसके बेसिस में ही आर्टिकल 41 के बेसिस में ही NSAP जो प्रोग्राम है आर्टिकल 41 के बेसिस में इसको प्रोग्राम को लाया गया. एंड अगर देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू रूरल एंड अर्बन एरियाज विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. दूसरा अगर आप देखेंगे, इट प्रोमोट्स सोशल सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है. क्लियर है? ओके. अभी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग की स्कीम्स हैं. ठीक है. ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है 1995 वाला, ये तो एक प्रोग्राम है, इसके अंदर अलग अलग स्कीम्स रन हो रहा है. ठीक है. सो ये देखिए जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ये 5 स्कीम यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. पहला क्या है? इंदिरा गांधी जो यहाँ पे दिया है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. दूसरा क्या है? IGNWPS मतलब इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम. थर्ड क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम. फिर फोर्थ है NFBS मतलब इंडिया. बाकी जो ये तीनों तो आपको याद रहेगा ही, IG से शुरू होता है. बाकी दोनों आप याद रखिए. एक है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और लास्ट में क्या है? अन्नपूर्णा स्कीम. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. रिसेंट स्टडी फाइंडिंग्स एंड जो भी रिकमेंडेशंस दिया है सेंटर ने वो देखते हैं.
सो सेंटर ने ये बोला है, एक मतलब स्टडी किया था उसके हिसाब से, सेंटर का जो ये स्टडी है इसके हिसाब से क्या बोला उन्होंने कि जो आपके जो एज पेंशन असिस्टेंस है वो जो हमारे अभी देखिए जो हमारे मतलब जो आई मीन बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनका पेंशन असिस्टेंस अराउंड 200 to 500 रुपीज़ है एंड ये बहुत कम है, ठीक है। इन दिस टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो 200 रुपये का अभी आप अगर पेंशन कोई ओल्ड एज पेंशन असिस्टेंस है वो 500 रुपये बहुत कम होता है आजकल, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे 200-500 रुपये एक दिन में खर्च होता है। सो दिस इज़ वेरी लेस एज पर द स्टडी। अभी रिकमेंडेशन क्या है, स्टडी हैज़ रिकमेंडेड ए नेशनल फ्लोर पेंशन, ठीक है, नेशनल फ्लोर पेंशन एक सेट करने का बात चल रहा है ऑन लाइन विद अ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक फ्लोर सेट करने का बात चल रहा है ताकि एक पर्टिकुलर मिनिमम मतलब एक यूनिफॉर्म मिनिमम रेट ऑफ पेंशन मिल सके, ठीक है। और इसका जो रिकमेंडेशन है ये दिया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आई मीन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इट इज़ बीइंग रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेल अफेयर्स। बट अगर आप देखोगे रेल डेवलपमेंट, बट अगर आप देखोगे जो ये रिकमेंडेशन है इट इज़ बिन जो नेशनल फ्लोर लेवल का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है आपको बोलना है। सो अब देखो यहाँ पे कौन सा होगा। पहले यहाँ पे बोला है अबाउट विच आर करेक्ट, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेल डेवलपमेंट। ये सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रल क्या होगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा दिया गया है, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू एल्डरली विडो डिजेबल पर्सन एंड बेरी फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्टिकल 41 ऑफ DPSP, ये भी करेक्ट है। हमने देखा था आर्टिकल 41 से ही इंस्पायर्ड होकर NSFP प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम, ये भी सही है, ठीक है। हमने देखा था ऊपर, वी हैव सीन अर्लियर, यहाँ पे ये तीनों प्रोग्राम तो था और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के साथ एक अन्नपूर्णा स्कीम भी था। सो आंसर क्या होगा, 2, 3, 4 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, राइट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं हम लोग, वी विल टॉक अबाउट PD1 इनहिबिटर्स। अभी देखिए PD1 इनहिबिटर्स समझते हैं हम लोग, और उससे पहले हम देखेंगे ये एक्चुअली है क्या। नाउ लुक, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, इट्स ए ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कैंसर थेरेपीज दैट ट्रिगर्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर सेल्स। इम्यूनोथेरेपी एक सिस्टम है आपका, आप ऐसे समझ सकते हो, अपना बॉडी जो है वो क्या करता है, इट फाइट्स द कैंसर सेल्स, राइट। अपने जो इम्यून सिस्टम है इट फाइट्स द कैंसर सेल्स, और इससे आप बोल सकते हो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। सो इसलिए इम्यूनो वर्ड आया है, इम्यूनोथेरेपी। सो इट इज़ रिलेटेड टू कैंसर, इट्स ए काइंड ऑफ कैंसर थेरेपी। अभी कैसे होता है हम देखेंगे वो, ठीक है। मतलब कैंसर सेल्स को कैंसर सेल्स के साथ फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम कुछ मतलब काइंड ऑफ मतलब एक्शंस जो मैकेनिज्म है हम डिस्कस करेंगे नीचे, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नाउ लुक, पहले इसको समझने से पहले हम देखते हैं ये जो मैकेनिज्म है, ये कैंसर थेरेपी है, बहुत सारे कैंसर थेरेपीज़ हैं, उसमें से एक कैंसर थेरेपी है अबाउट विच इज़ रिलेटेड टू PD1 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो PD1 इनहिबिटर्स है क्या, पहले वो देख लेते हैं। PD1 देखिए, PD1 का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे दिया है, इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम सेल डेथ प्रोटीन 1, PD1 प्रोग्राम सेल डेथ प्रोटीन 1 इनहिबिटर, ठीक है। सो PD1 इनहिबिटर इज अ टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी ड्रग और चेक पॉइंट इनहिबिटर जो क्या करता है, PD1 चेक पॉइंट प्रोटीन को ब्लॉक करता है, दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स मोर इफेक्टिवली। सो PD1 इनहिबिटर क्या करता था, आप बोल सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी ड्रग, एक ड्रग है जो PD1 चेक पॉइंट प्रोटीन को ब्लॉक करता है। नाउ अब देखिए यहाँ पे इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर चेक पॉइंट प्रोटीन्स
ये क्या है? सो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर और जस्ट चेक पॉइंट इनहिबिटर इज अ टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ए लैब मेड प्रोटीन डिजाइन टू ब्लॉक चेक पॉइंट प्रोटीन्स। अभी चेक पॉइंट प्रोटीन को क्यों मतलब ये करना है, ब्लॉक क्यों करना है, ठीक है? तो चेक पॉइंट प्रोटीन एक्ट्स लाइक स्विचेस व्हिच टर्न द इम्यून रिस्पॉन्स ऑन और ऑफ एंड रेगुलेट इट्स डिग्री ऑफ एक्टिवेशन। देखिए, आप बोल सकते हो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है, चेक पॉइंट प्रोटीन्स बोलते हैं, वो चेक पॉइंट प्रोटीन्स मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? सो यूजुअली जब इम्यून सिस्टम के जो मतलब इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है उसको ऑन करने के लिए, सपोज कैंसर सेल्स ने अटैक किया है तो इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है उसको ऑन करने के लिए चेक पॉइंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, और ये चेक पॉइंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम भी हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम ही करते हैं। अभी इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं विच आर डिज़ाइन टू ब्लॉक चेक पॉइंट प्रोटीन्स। कभी कभी हम लोग का हमारा जो ओवर एक्टिव होता है, ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, चेक पॉइंट प्रोटीन्स ब्लॉक नहीं होते, ठीक है? तो ब्लॉक करने के लिए हमको PD-1 इनहिबिटर चाहिए, ठीक है? तो इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि चेक पॉइंट प्रोटीन्स एक्ट्स लाइक स्विचेस, और चेक पॉइंट प्रोटीन जब को रेगुलेट करना है या रिस्पॉन्स को ऑन और ऑफ करना है, सो चेक पॉइंट प्रोटीन्स एक्ट्स लाइक स्विचेस, और ये जो चेक पॉइंट प्रोटीन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स रहते हैं। और शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि चेक पॉइंट प्रोटीन्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को ऑन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स चाहिए, ठीक है? और चेक पॉइंट इनहिबिटर्स भी बोल सकते हो आप। फिर ये चेक पॉइंट इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर इम्यूनोथेरेपी ड्रग जिसका नाम PD-1 इनहिबिटर है उसको बनाया है, ठीक है? सो सिंपल है। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट जो ड्रग है PD-1 इनहिबिटर कैन मेक द ब्लड ब्रेन बैरियर मोर परमिएबल, ठीक है? सो ये न्यूज़ में था इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड। तो आप समझ लीजिए इम्यूनोथेरेपी हमारे बॉडी में क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जब कैंसर सेल्स को फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम्स को कभी एक्टिवेट करना पड़ता है या डीएक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि कभी ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उसके लिए हमको इनहिबिटर चाहिए। अभी इनहिबिटर्स PD-1 इनहिबिटर बनाया गया है, नया एक आप बोल सकते हो एक नया मैकेनिज्म है, लेकिन उसका बैकग्राउंड समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में कुछ चेक पॉइंट इनहिबिटर चेक पॉइंट प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स हैं, ठीक है? और चेक पॉइंट इनहिबिटर भी बोल सकते हैं, और वही चेक पॉइंट इनहिबिटर को मतलब ब्लॉक करने का काम कौन करता है, PD-1 इनहिबिटर, ये पर्टिकुलर इम्यूनोथेरेपी ड्रग करता है, ठीक है? सो ये शॉर्ट था। अभी डेवलपमेंट यही है कि साइंटिस्ट को ये मिला है कि PD-1 इनहिबिटर जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ज़्यादा परमिएबल कर सकते हैं, ठीक है? अभी इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PD-1 इनहिबिटर्स। सो कौन सा करेक्ट है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर ए टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट ब्लॉक्स इम्यून चेक पॉइंट्स, ठीक है? ये करेक्ट है क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही है और वो इम्यून चेक पॉइंट्स या चेक पॉइंट प्रोटीन्स को ब्लॉक करते हैं। दूसरा, देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू डायरेक्टली किल कैंसर सेल्स लाइक केमोथेरेपी। ऐसा तो नहीं है, राइट? ये खाली क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को ऑन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट या डिग्री ऑफ एक्टिवेशन, मतलब कितना ज़्यादा एक्टिवेट करना है कैंसर सेल्स को फाइट करने के लिए, वो सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ठीक है? सो PD-1 इनहिबिटर वो काम करता है, उसको डायरेक्टली कैंसर सेल्स को नहीं अटैक नहीं करते, ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट है, recent research suggests that they can affect blood brain barrier permeability, ठीक है? And this is correct. So option statement 1 and 3 are correct. So answer क्या होगा? Option B, that is 1 and 3 are correct. नेक्स्ट, CBI डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी। आपको पता होगा अभी 23rd या 24th में हमारे जो करंट CBI चीफ है, ही इज़ अबाउट टू लाइक रिटायर, सो इसलिए CBI डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी बनाया गया है। नाउ CBI डायरेक्टर जो ये सिलेक्शन कमेटी है, दिस हैज़ बिन लाइक कंस्टिट्यूटेड under Section 4 of the Delhi Special Police Establishment DSPE Act 1946,
और जो CBI के डायरेक्टर है इट इज़ दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए 3 मेंबर कमिटी। अभी 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन रहेंगे? सो ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, राइट? सो प्राइम मिनिस्टर हियर इज एक्टिंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। देन लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे इन द लोकसभा, और यू कैन से अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है सो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा विल बी द मेंबर। एंड थर्ड मेंबर कौन रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय। अगर चीफ जस्टिस नहीं आए तो जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे वो जज आएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए चीफ जस्टिस को। सो CBI डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है हमने देखा। एंड CBI डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए 3 मेंबर कमिटी। दिस इज गिवन इन सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़, यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़, लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़, जस्ट ए मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बोला है यहाँ पे न्यूज़ में कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हैज़ रिकॉर्डेड हिज डिसेंट ऑन सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट CBI चीफ। जो भी CBI चीफ नेक्स्ट उन्होंने डिसाइड किया था तीनों मेंबर्स ने मिलके, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ लाइक शोड हीज डिसेंट, ठीक है, उनको वो पसंद नहीं आए जो भी मतलब उन्होंने चूज़ किया था वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए। अभी अगर आप देखेंगे जो ये CBI डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी है उसका वो सिलेक्ट करते हैं CBI के चीफ को। नाउ उनका जो टेन्योर है CBI चीफ का, दिस कैन बी 2 years, ओके। सो इनिशियली 2 year का टेन्योर रहता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो 3 year तक हो सकता है, मतलब 1 year एक्सटेंशन मिल सकता है। मतलब CBI डायरेक्टर की जो टेन्योर है वो 2 से 3 years हो सकते हैं। 2 years जनरली होता है, अगर एक्सटेंशन मिला तो 1 साल का मिलता है, और वो इसलिए आप बोल सकते हो कि 2 या 3 years मैक्सिमम, ओके, उनका टेन्योर रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे MCQ आप देख सकते हो। सो दिस इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन कमिटी फॉर डायरेक्टर ऑफ CBI। नाउ सिलेक्शन कमिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ CBI में अगर देखोगे 3 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट पूछा गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स नहीं, ये क्या है, 3 मेंबर कमिटी है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन, ये भी गलत है। सिलेक्शन इज मेड एज पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये क्या होगा, दिस इज करेक्ट, राइट। सिलेक्शन कमिटी जो है जो सिलेक्ट करते हैं एज पर सेक्शन 4 ऑफ द DSPE एक्ट, जो हमने ऑलरेडी देखा था 1946, ऊपर दिया हुआ है सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली पुलिस, यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है सेक्शन 4 ऑफ द DSPE एक्ट 1946। सो ये क्या होगा, दिस विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आते हैं अबाउट इंडिया एंड IFAD। सो इंडिया एंड IFAD, दैट इज कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम, COSOP 2026 से 2033 तक। सो IFAD जो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सो दिस इज ए फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी। एंड जो IFAD का ये फ्रेमवर्क है वो इम्प्लीमेंट होगा बिटवीन 2026 टू 2033, ठीक है। फिर IFAD के बारे में अगर देखेंगे, IFAD जो है आपका दैट इज़ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये क्या करेगा, इट विल स्ट्रेंथन, नाम से ही पता चलता है ऑब्वियसली, इट विल स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमिक्स, इम्प्रूव रेजिलियंस, एक्सपांड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी डेटा पॉइंट अगर देखेंगे एक्सट्रीमली जो पॉवर्टी है वो एक्सट्रीमली अराउंड 40% था, ठीक है, एज पर द रिपोर्ट शोन इन 2004। ये जाके अभी घट के पॉवर्टी कितना हो चुका है, 2.3% एज ऑफ 2022। स्ट्रेटेजिक गोल्स अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली विकसित भारत एट 2047 यही हमारा गोल है, और ये फंड जो है इट विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स 2 यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एनहेंस सोशल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन रूरल एरिया, और दूसरा क्या है, एनहेंस परफॉर्मेंस विजिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ इंटरवेंशंस थ्रू आउट इंटरवेंट स्ट्रेंथन नॉलेज सिस्टम्स, ओके। और सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव 1 क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू इन लाइन विथ इंडियाज पॉवर्टी फ्री विलेज कमिटमेंट, और दूसरा क्या है, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज सिस्टम से है उससे रिलेटेड है। अभी ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, जो ये प्रोग्राम है दैट इज़ कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम, सो ये इंडिया
मतलब हमारे देश ने और IFAD दैट इज़ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने मिल के ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम COSOP, और ये मतलब कब तक चलेगा, 2026 से 2033 तक। अभी टारगेट ग्रुप कौन से हैं जियोग्राफिकली, जो मतलब आई मीन आइसोलेटेड स्टेट्स हैं, जिसमें क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, पोर मतलब पोवर्टी, फिर कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पोरिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनमें फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। पोवर्टी टारगेटिंग अगर देखोगे, BPL हाउस होल्ड फैमिली, स्मॉल मार्जिनल फैमिलीज़, लैंडलेस जो लोग हैं, फिशर्स, वीमेन हेड हाउस होल्ड्स, ठीक है, वीमेन हेडेड हाउस होल्ड्स, यूथ एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारे पोवर्टी टारगेटिंग के लिए ये टारगेट ग्रुप्स हैं। सोशल ग्रुप में अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पेस्ट्रलिस्ट, फिशर्स, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ रहेंगे यहाँ पे। सो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इंडिया ने मिलके, हमारे देश ने मिलके ये कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम COSOP रन किया है बिटवीन 2026 टू 2033। अभी थोड़ा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का बैकग्राउंड अगर देखेंगे, इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मेंबर स्टेट्स अगर देखेंगे तो 180 मेंबर स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, एंड इंडिया इज़ ए फाउंडिंग मेंबर। एक छोटा सा प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ इंडिया IFAD COSOP 2026-2033। सो मेन का मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है आप बोल सकते हो, इट इज़ टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, ठीक है। सो GDP या अर्बन इंडस्ट्रियल या इंटरनेशनल ट्रेड से ये रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, 2 AI एनेबल एडवांस वेदर फोकस सिस्टम्स लॉन्च बाय इंडिया। सो AI एनेबल फोकस सिस्टम्स जो है वो लॉन्च किया गया है रिसेंटली, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इट हैज़ बीन डेवलप विथ IMD जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे, IITM पुणे एंड NCMRWF मतलब नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इन्होंने मिल के जॉइंटली ये AI सिस्टम्स डेवलप किए हैं फॉर फोरकास्टिंग वेदर। सो अभी देखिए इसका एम क्या है, तो डिलीवर हाइपर लोकल इम्पैक्ट बेस्ड एंड AI ड्रिवन वेदर सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड लोकलाइज वेदर इन्फॉर्मेशन अप टू 10 डेज, 10 दिन तक इन एडवांस मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट एवर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सिस्टम्स के बारे में हमने बोला जो लॉन्च किया है, फर्स्ट सिस्टम अगर देखोगे, दिस इज AI एनेबल फोकस्ड ऑफ मॉनसून एडवांस ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है हाई स्पेटिल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोकस्ड फॉर उत्तर प्रदेश एस पायलट बेसिस। सो यूपी में पायलट बेसिस में ये AI सिस्टम चलेगा। पहला AI सिस्टम क्या करेगा, 10 साल का मॉनसून जो फोकस्ड है वो एडवांस में देगा। दूसरा पहला वाला वो है AI सिस्टम। दूसरा AI सिस्टम क्या करेगा, हाई स्पेटिल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोकस करेगा स्पेसिफिकली फॉर उत्तर प्रदेश। पहले पायलट बेसिस में स्टार्ट किया है, फिर बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स में कवरेज होगा या स्टेट्स में, ठीक है। सो हाइपर लोकल वेदर क्या होता है, इट रिफर्स टू वेदर डेटा एंड फोकस्ड दैट यहाँ पे देखिए, फोरकास्ट दैट ऑन ए वेरी स्मॉल प्रिसाइजली डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया ऑफ एन स्केल ऑफ नेबर। अभी देखिए हाइपर लोकल एरिया मतलब क्या है, इन शॉर्ट टर्म्स बहुत प्रिसाइज, अगर आपको आपके टाउन के अंदर, आपके ब्लॉक में या नेबरहुड में मतलब कुछ डिटेल्स, मतलब डिटेल इतने कम छोटे स्केल में अगर आपको दिखाना है, ठीक है। सो इन दैट केस दैट वेदर रिफर्स टू द हाइपर लोकल वेदर। मतलब आप बोल सकते हो वेदर नॉर्मली क्या होता है, हम हमारे यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यहाँ अलग अलग जगह में रेनफॉल वगैरह दिखाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सिटी के किसी ब्लॉक के लिए नहीं होता है, राइट। सो हाइपर लोकल वेदर में वो भी मैटर करता है, मतलब छोटे छोटे एरियाज या वार्ड्स में, ठीक है, पंचायत्स में। सो उस टाइप के वेदर को एनालिसिस को हाइपर लोकल वेदर एनालिसिस बोलते हैं। एनीवेज कवरेज अगर देखेंगे, हाइपर लोकल वेदर कवरेज होगा पहले ब्लॉक लेवल के लिए इन 16 स्टेट्स, पायलट बेसिस में 16 स्टेट्स के ब्लॉक्स के लिए होगा, एंड ओवर 3000 सब डिस्ट्रिक्ट्स या जो को डिस्ट्रिक्ट्स हैं। AI एनेबल पायलट प्रोजेक्ट पहले उत्तर प्रदेश में पायलट बेसिस में शुरू हुआ है, देन ये एटलीस्ट 1 किलोमीटर स्पेटिल रेजोल्यूशन का रेनफॉल फोकस्ड करेगा, ठीक है। अभी ये क्यों लाया गया है, देखिए हर एक चीज़ का तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है क्यों लाया गया, राइट। सो रीज़न ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे,
हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग करने से क्या होता है, अर्बन प्लानिंग में कुछ मतलब आसानी होती है, ठीक है। सो अर्बन प्लानिंग में इजी होगा एग्रीकल्चर, प्रिसाइज एग्रीकल्चर करने के लिए, प्रिसाइज मॉइस्चर, प्रिसाइज टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। इवेंट्स एंड रिक्रिएशन, कभी कभी क्या होता है एक ही सिटी के अंदर आप बोल सकते हो अलग अलग जगह में रेनफॉल होता है, सो स्पोर्टिंग इवेंट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी ये हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग हेल्प करेगा। मतलब एकदम बारीक डिटेल्स आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर जगह में वेदर फोरकास्टिंग का, ठीक है। यूजुअली वो वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है, बड़ी सिटी या बड़े टाउन का पूरा एरिया दिखाता है या फोकस करते हैं बड़े एरिया के लिए, लेकिन हाइपर लोकल वेदर आपका ब्लॉक्स या वार्ड्स के लिए भी पॉसिबल है। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया, फॉर कंट्री, इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इवेंट्स एंड रिक्रिएशन। अभी ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक जो है ये एनेबल सिस्टम्स, मतलब अभी ये एआई का ज़माना है, एआई का टाइम है, सो ऑब्वियसली इसलिए ये सारे इनिशिएटिव्स है। लेकिन आप अगर देखोगे वेदर फोरकास्टिंग के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स भी ऑलरेडी रन हो चुका है या चल रहा है, ठीक है। जैसे मिशन मौसम मेंशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ भारत फोकस सिस्टम अंडर मिशन मौसम, कुछ मोबाइल ऐप्स है जैसे मौसम, मेघदूत, दामिनी, उमंग, ठीक है। देन मौसम मो संग्राम पोर्टल जो है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ फोरकास्ट। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, with reference to the recently launched AI-enabled weather focus system, consider following statements. First statement यह है, they generate hyper-local weather forecast at scale as small as city blocks. ये सही है, right? छोटे छोटे एरियाज के लिए भी फोरकास्टिंग पॉसिबल है। दूसरा, द AI-enabled pilot project for UP will generate rainfall for forecast at 10 किलोमीटर स्पेटियल रेजोल्यूशन बोला है, बट दिस इज रॉन्ग, ये 1 किलोमीटर का स्पेटियल रेजोल्यूशन है, ओके, नॉट 10। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली वन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, फेलियर ऑफ इंडियाज़ एग्ज़ाम इकोसिस्टम। आपको पता चला होगा कि एनटीए ने जो नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 ये मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से ये एग्ज़ाम फिर से कैंसिल करना पड़ा। 2024 में भी ऐसा कुछ हुआ था एंड द सेम थिंग हैज़ ओकर्ड। सो वही चीज़ें हैं। तो एनटीए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एनटीए वाज एस्टेब्लिश अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 और ये एस्टेब्लिश किया गया था इन 2017, ठीक है। सो एनटीए जो है इट्स नॉट क्रिएटेड, इट डज नॉट हैव ए स्टैट्यूटरी बेकिंग, ठीक है। ये एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आप बोल सकते हो। इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और ये एस्टेब्लिश किया था 2017 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका काम क्या है, तो कंडक्ट स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस एग्जाम्स, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस इन इंडिया। अभी कुछ रीजंस हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से आई मीन बहुत सारे रीजंस है, उसमें से कुछ रीजंस हम यहाँ पे लाएंगे। द रीज़न फॉर विच द एग्जाम सिस्टम इकोसिस्टम हैज़ फेल्ड इन India. So reason, unequal educational standards. So there is a wide gap between CBSE state boards and international boards, right? So that creates unequal competition. दूसरा, corruption and paper leaks, जैसे व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश में हो रहा है, it undermines trust in examination. तीसरा रीज़न आप बोल सकते हो ओवर सेंट्रलाइजेशन, one nation one exam approach ignores regional and educational diversity, creating excessive pressure on single test, ठीक है। तो हर एक जगह का क्या होता है, ओवर सेंट्रलाइजेशन हुआ, इसलिए हर एक एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे कुछ सिटीज़ में या कुछ जगह में एग्ज़ाम कोचिंग वगैरह का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, किसी जगह में रिमोट इंटीरियर प्लेसेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। सो मतलब ऑनलाइन जो ये सब चलता है कोचिंग वगैरह वो एक्सेस नहीं कर सकते। इसके वजह से क्या होता है, ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटी और अनइक्वलिटी भी होता है, ठीक है। क्योंकि एक जो मतलब बंदा अभी दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और सेम अगर कोई बंदा एक मान लीजिए अब कोई रिमोट प्लेस में है, ठीक है, तो उनको इंटरनेट भी नहीं है, तो दे डोंट इवन हैव द आइडिया ऑफ नीट, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें डिस्पैरिटी है और ओवर सेंट्रलाइजेशन है, जिसकी वजह से एक सिंगल टेस्ट डिटरमिन करता है आपका पूरा फ्यूचर। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर विच द एग्जाम्स इकोसिस्टम हैज़ फेल्ड ड्यू टू ओवर सेंट्रलाइजेशन। फिर वीक साइबर सिक्योरिटी, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। कल्चरल भी है, हमारी सोशल जो एक्सेप्टेंस है, अभी मास चीटिंग हमने बिहार में देखा था रिसेंटली, सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग।
सो विच देयर इज एक्सेप्टेंस कि चलो चलता है, मतलब वो चलता है, कल्चर अभी भी चल रहा है, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर विच द एग्ज़ाम इकोसिस्टम हैज़ फेल्ड. अभी इथिकल एस्पेक्ट्स अगर देखेंगे तो इथिक्स में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं. तो जैसे आप बोल सकते हो फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मैटर करता है. इट वायलेट्स डियोंटोलॉजिकल इथिक्स. स्टूडेंट्स चीटिंग अनफेयर मीन्स, चीटिंग होता है फॉर फेवरेबल रिजल्ट्स, ठीक है. डियोंटोलॉजिकल मतलब एंड गोल में फोकस ज़्यादा है, ठीक है. मीन्स जो है वो अनफेयर हो कोई बात नहीं, लेकिन फेवरेबल एंड होना चाहिए. सो दैट इज़ डियोंटोलॉजी. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. सो इट वायलेट्स द वेरी आइडिया ऑफ डियोंटोलॉजिकल इथिक्स. इट ऑल्सो इफ़ यू सी वर्च्यू इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्च्यूज़ ऑफ ट्रूथ, ट्रस्ट, एक्सीलेंस, ये कभी डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी को सपोर्ट नहीं करता. सो इट इज़ ऑल्सो वायलेटिंग वर्च्यू इथिक्स. इक्विटी भी नहीं हो रहा है क्योंकि डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स अफेक्टेड मोर इम्पैक्टिंग लिबर्टी, राइट. एंड ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो इथिक्स में. लीगल प्रोविजंस कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में कुछ भी लीगल प्रोविजंस नहीं है रिलेटेड टू अनफेयर मीन्स. You can mention about the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. It was ये किस लिए लाया गया था, to curb leaks, malpractices and organized malpractices. और Public Examination Prevention of Unfair Means उसके जो रूल्स आए थे 2024 में ही, इसमें जो वेन्यू इंचार्ज है वो मतलब FIRs फाइल कर सकते हैं फॉर malpractices. जो कमिटीज़ प्रो रिलेटेड है और सर्विस प्रोवाइडर्स, दे कैन ऑल्सो बी मेम्बर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन. और कुछ चीज़ें हैं जैसे आप मेंशन कर सकते हो अबाउट जो आपकी मतलब 1 करोड़ रुपए का जो फ़ाइन है और फिर आपका 5 साल का जेल है, ठीक है. ये जो मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस जो, या आप बोल सकते हो जो नेक्सस है या जो ग्रुप है वो उसके लिए है, मतलब, ठीक है. सो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. असम में भी एक मतलब प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस, चीटिंग इन एग्ज़ाम, ये सब इससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स पास हुए हैं, आप देख सकते हो, उसका भी नाम मेंशन कर सकते हो. एनीवेज यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डियोंटोलॉजिकल इथिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन मिसकंडक्ट. सो आंसर क्या होगा. डियोंटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, एक्शंस आर जज बेस्ड ऑन देयर एडहेरेंस टू मॉरल ड्यूटीज, रूल्स और ड्यूटीज रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, ठीक है. सो दैट इज डियोंटोलॉजी. सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एंटरप्राइज AI. अभी रिसेंटली ओपन AI एंट्रोपिक जो है दे एक्सपांडिंग इनटू एंटरप्राइज AIs. सो जो पहले AI मतलब वर्चुअली एग्जिस्ट करते थे, नाउ दे आर बिकमिंग एंटरप्राइज AI सॉल्यूशंस. And it is expected that this enterprise-based AI solutions will disrupt the traditional outsourcing-driven Indian IT industry. मतलब जो ओपन AI एंट्रोपिक जो ग्रुप्स हैं वो अगर धीरे धीरे एंटरप्राइज AI सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, जो इंडिया की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो पहले आउटसोर्सिंग करते थे वो इफेक्ट होंगे, ठीक है. इट में डिस्टर्ब द ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग ड्रिवन इंडियन IT इंडस्ट्री. अभी एंटरप्राइज AI क्या होता है, इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ AI. जैसे आप बोल सकते हो मशीन लैंग्वेज है, AI के अलग अलग आप बोल सकते हो यहाँ पे, जैसे ML बोलते हैं हम लोग, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, ये सब चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है. सो दैट इज़ यू कैन से ML, NLP और कंप्यूटर विजन मिलके जो आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन होता है, दैट इज़ नोन एज एंटरप्राइज AI. और ये एंटरप्राइज AI सोल्यूशन जो है, इट इज़ गोइंग टू लाइक हिट द इंडियन IT इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन. एप्लीकेशंस अगर देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है एंटरप्राइज AI, जैसे सप्लाई चेन, फाइनेंस में होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज में, ह्यूमन रिसोर्स में होता है, साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस. और इट एनेबल्स कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे इट हेल्प्स इन ऑटोमेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड पर्सनलाइज सर्विसेज. लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे इट रिक्वायर्स स्केलेबल, सिक्योर एंड गवर्न सिस्टम्स विथ हाई क्वालिटी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मे कॉम्प्रोमाइज डेटा प्राइवेसी. साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ता है एंड वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट भी होगा इससे. सो दीज आर सम चैलेंजेस. नाउ लेट्स लुक एट अ प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटरप्राइज AI. सो एंटरप्राइज AI से रिलेटेड है. इट प्राइमरली रिफर्स टू AI बाय स्मॉल स्टार्टअप नहीं है ये, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. दूसरा, एप्लीकेशन एरियाज इंक्लूड फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये सही है. एंड तीसरा है इम्प्लीमेंटिंग इट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है. सो आंसर क्या होगा, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट, गवर्नमेंट इश्यूज फर्स्ट कवर
अंडर द भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। सो US 1.5 बिलियन US डॉलर का एक भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल गवर्नमेंट ने बनाया है। सो इसका पर्पज़ क्या है? टू एंश्योर कंटिन्यूस एंड अफोर्डेबल इंश्योरेंस डिपॉजिट डिस्पाइट विड्रॉल ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस ड्यूरिंग। अभी जैसे देखिए ये किस लिए ये पूल बनाया, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो इंडिया ने 1.5 बिलियन US डॉलर का बनाया है। ये रीज़न इसलिए है बिकॉज अभी वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इसकी वजह से बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कवर नहीं देते ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इसलिए। दूसरा है ऑल मैरीटाइम रिस्क इंक्लूडिंग हल मशीनरी कार्गो प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी जो होते हैं वार का, वो सब चीज़ें कवर नहीं करता है, लेकिन ये मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल कवर करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली टू स्ट्रेंथन द ट्रेड सिक्योरिटी एंड सेल्फ रेजिलियंस और रिलायंस ऑफ इंडिया। डिजी लॉकर बेनिफिट्स भी यहाँ पे कुछ मिलेगा। एनीवेज अभी हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसे, तो सिंपली इतना याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जस्ट ये याद रखिए कि भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाया गया ऑफ 1.5 बिलियन US डॉलर्स, एंड ये जो पूल है इट विल हेल्प द गवर्नमेंट और यू कैन से द इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री स्पेशली, जो इंश्योरेंस से हिट हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए। Consider following statements regarding the Bharat Maritime Insurance Pool. It's a 1.5 billion, yes, it is correct. 1.5 बिलियन US डॉलर का एक पूल है। फिर कवर्स ओनली मशीनरी एंड कार्गो रिस्क, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, जैसे हल, PNI एंड वार एंड इंडेमनिटी एक्सेट्रा आर कवर्ड। थर्ड स्टेटमेंट, इट एम्स टू एंश्योर इंश्योरेंस कवरेज इवन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सही है। बाकी सारे कंपनीज इंश्योरेंस कवर बहुत सारी कंपनीज नहीं देते हैं ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं, लेकिन ये जो है जो हमारा नया पूल बना है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, ये मतलब वार या कॉन्फ्लिक्ट में भी इंश्योरेंस कवरेज देते हैं। तो 1 and 3 आर करेक्ट, सो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुजरात एंड 5 अदर स्टेट्स फेलिसिटेटेड फॉर एक्सेप्शनल डिजी लॉकर अडॉप्शन। कुछ डिजी लॉकर के बारे में अगर आपको पता होगा, सो इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और ये ऑथेंटिकेटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रिपोजिटरी में रखते हैं डिजिटल, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है दिस आर लीगली वैलिड अंडर द IT रूल्स 2016, एंड ये एक स्टेप है टुवर्ड्स पेपरलेस गवर्नेंस। ओके, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे रियल टाइम वेरिफिकेशन, फास्टर सर्विस डिलीवरी एंड सिक्योर शेयरिंग। अभी ये जो न्यूज़ है दैट जो डिजी लॉकर का जो एडॉप्शन है, गुजरात एंड 5 अदर स्टेट्स हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, इसलिए ये न्यूज़ पे था, ठीक है। सो डिजी लॉकर हम भी यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी यूज़ करते होंगे ऑब्वियसली टू स्टोर योर डिजिटल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसा मत मानिए कि ऐसे मत सोचिए कि एक सिंपल एक PDF फाइल रहेगा, ऐसा नहीं है। दिस जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा दे आर डिजिटली साइंड एंड दे आर लीगली वैलिड अंडर द IT रूल्स 2016, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2016 के हिसाब से दे आर लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। फिर स्टेटमेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजी लॉकर, इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये सही है। फिर दूसरा, डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन इट आर नॉट नहीं, ये लीगली वैलिड है, राइट, सो स्टेटमेंट 2 गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, इट एम्स टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, यस, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? 1 and 3 है करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2026 ग्लोबल ट्रेंड्स, एक रिपोर्ट आया, बस इतना याद रखिए, रिपोर्ट जो है इट इज़ पब्लिश बाय द इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC एंड नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल। यहाँ पे कुछ डेटा है, सो इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है इतना याद रखिए। सो यहाँ पे एक 3 स्टेटमेंट दिया है, आप देख सकते हो, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस डिस्प्लेस्ड फ्यूअर पीपल देन नेचुरल, ये तो गलत है। कॉन्फ्लिक्ट एंड इनफैक्ट एज पर दिस रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस ने नेचुरल डिजास्टर से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया है, सो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, सो 2 and 3 आर करेक्ट। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, म्यूल अकाउंट्स के बारे में हमने देखा था। सो रिसेंटली I4C जो है, दैट इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एंड RBI, इन्होंने मिलके म्यूल अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, जिससे आप मेंशन कर सकते हो अबाउट म्यूल हंटर .ai,
म्यूल हंटर डॉट ए आई जो है इट वॉज इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, अब याद रखिए इसको। ये पर्टिकुलर जो है म्यूल हंटर डॉट ए आई ये लॉन्च किया गया था बाय RBI इन 2024, ठीक है, इसको याद रखिए। अभी देखते हैं कुछ एक प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग म्यूल अकाउंट्स। सो बोला है दे आर प्राइमरली यूज फॉर लॉन्ड्रिंग स्टोलन मनी, ठीक है, ये सही है। कौन सा करेक्ट है पूछा है ना, तो ये सही है। सेकंड, दे कैन बी ओपनड यूजिंग फेक आइडेंटिटीज और बाय एक्सप्लॉइटिंग अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, म्यूल हंटर डॉट ए आई इज एन AI बेस्ड सिस्टम डेवलप बाय सेबी, सेबी नहीं, ये RBI ने डेवलप किया है। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। सो 1 and 2 करेक्ट कहाँ पे है, आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। एक रिपोर्ट आया था which has been released by United Nations Department of Economic and Social Affairs and United Nations Forum on Forest UNFF Secretariat, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स GFG रिपोर्ट 2026। इसमें 6 GFG दैट इज़ ग्लोबल फॉरेस्ट गोल है जो सेट आउट किया फॉर द ईयर 2030। एंड ये जो इनिशिएटिव है आप देखोगे GFG के, दैट इज़ ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स के जो इनिशिएटिव्स हैं, इट वाज सेट अंडर द यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, जो एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का बिटवीन 2017 एंड 2030। ओके, और ये जो आई मीन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स जो है GFG रिपोर्ट 2026, ये रिपोर्ट क्या है, 21st जो सेशन हुआ था UNFF का, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, उनका जो 21st सेशन है तब लॉन्च किया गया। अभी UNFF के बारे में अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, यूनाइटेड नेशन जो आपके फोरम ऑन फॉरेस्ट है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और ये एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 2000। ये क्या करता है, आपका एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो प्रमोट करता है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अभी जो की हाईलाइट आया है इस रिपोर्ट का वो क्या है देखिए। सो ये की हाईलाइट्स क्या है यहाँ पे, रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो फॉरेस्ट है बिटवीन 2015 एंड 25 वो 40 मिलियन हेक्टर्स डाउन हो चुका है अब तक, ठीक है, कम हो चुके हैं। मेजर ड्राइवर्स जैसे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड जो सर्जिंग डिमांड है फुएल वुड एंड चारकोल का, यही मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट का जो एरिया है वो रिड्यूस हो चुका है। थर्ड अगर देखेंगे हाईलाइट तो बैरियर्स टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फोर्थ है डिग्रेडेशन इंटेंसिफिकेशन ड्यू टू क्लाइमेट लिंक्ड प्रेशर्स जैसे ड्राउट, वाइल्ड फायर, हीट वेव्स, पेस्ट एंड डिजीज, ये सब की वजह से। फाइनेंस गैप्स कुछ हैं जिससे डिस्पाइट रीचिंग ए रिकॉर्ड ऑफ $84 बिलियन इन 2023, जो फाइनेंस है स्टिल देखिए जो मतलब क्लाइमेट फाइनेंस या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल गैप है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स रह जाते हैं, ठीक है। 2023 में हमने देखा था जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, वो अराउंड $84 बिलियन था। एंड एस्टिमेटेड कितना है, मतलब कितने पैसे हमको चाहिए फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, अराउंड $300 बिलियन चाहिए बाई 2030। बट 2023 तक अगर देखेंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए सारे कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस ने सिर्फ $84 बिलियन से कलेक्ट किए हैं। सो दिस इज़ वेरी लेस, राइट। रिकमेंडेशंस ये है कि स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हायर फॉरेस्ट फाइनेंसिंग जो है वो बढ़ना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन होना कम करना चाहिए, राइट। एंड जो डिपेंडेंस है ऑन फ्यूल वुड एंड चारकोल वो भी घटना चाहिए। नाउ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स GFG रिपोर्ट। पहला क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड सोनली बाय द UNEP, सोनली नहीं है, UNEP नहीं बनाता है, राइट। दूसरा क्या है, द फॉरेस्ट असेस द प्रोग्रेस टुवर्ड्स 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स GFGs सेट फॉर 2030। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट 5 कोर प्रिंसिपल्स इन इंडियाज डिप्लोमेसी इन ए शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर, ये आप IR के लिए मेंस के लिए याद रख सकते हो। जैसे क्या क्या अभी कोर प्रिंसिपल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने दिया था, वो पहला है रेसिप्रोसिटी, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एंड फिफ्थ है डोमेस्टिक रिन्यूअल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू बाबा बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। वो एक ग्रेट सिख वॉरियर है, कमांडर ऑफ द खालसा आर्मी,
He was born in Lachman Dev in Rajouri district of JNK, Jammu and Kashmir. He was a disciple of Guru Gobind Singh Ji. मिलिट्री अचीवमेंट्स, उन्होंने नॉर्थ इंडिया को लिबरेट किया था, डिफीटेड द मुगल्स. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म जैसे ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश किया था. प्रॉपर्टी राइट्स दिया था टू द टिलर्स. फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अगर देखोगे तो ही इंट्रोड्यूस द नानक शाही कॉइन्स और सिंबल ऑफ सोवर्निटी. उनके मार्टियरडम के बारे में अगर देखेंगे तो ही वॉज कैप्चर्ड बाय फारूकशियर, मुगल किंग जो थे फारूकशियर, and he was provided the option for conversion but he refused and he was tortured and he attained martyrdom in Mehrauli in Delhi. So उनके लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं? We can learn about courage and sacrifice. एक छोटा सा प्रीलिम्स क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बाबा बंदा सिंह बहादुर इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सो क्या है? ही इज रिलेटेड टू एबोलिशिंग द जमींदारी सिस्टम एंड ग्रांटिंग प्रॉपर्टी राइट्स टू टीलर्स. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो ये ही कंप्लीट मैंने आज इन्फोग्राफिक्स आपके लिए लाया. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ज़्यादा लंबा करने की ट्राई नहीं करता हूँ, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है, किसी रीज़न से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डेटा रह जाता है, इसलिए मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ, चाहे लेंदी हो थोड़ा, लेकिन आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग जो न्यूज़ मिला है हमको. ठीक है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. हमारे लेवल में हम ट्राई कर रहे हैं. सो आप लोग भी पढ़ते रहिए और इस वीडियो का जो ये जो पीपीटी है या जो फाइल है मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो सारे इन्फोग्राफिक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कल भी एक नया इन्फोग्राफिक वीडियो लेके आऊँगा. तब तक पढ़ाई करते रहिए. फिर हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे जून महीने से. ठीक है. अभी मई महीने का जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर कर लेंगे. फिर जून में हम लोग कंप्लीट 1 ईयर का मतलब जनवरी 2025 से मई 2026 तक जितना होगा हम लोग MCQs के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक है. So thank you and good night.